ठीक है, रोटेशनल मोशन शुरू किया था हमने, क्या शुरू किया था? चलो ध्यान दो फटाफट फटाफट, थोड़ा रिवाइज कर लेते ना, आगे बढ़ते हैं। बेसिक हुआ था सिर्फ, देखो टॉपिक का नाम है बेटा रोटेशनल मोशन। क्या है? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को ही दूसरा नाम दिया जा सकता है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी डायनामिक्स, ठीक है, जिसे RBDB बोलते शॉर्ट में। अब जेई वालों को थोड़े सवाल ज्यादा डिफिकल्ट आएंगे, उनको एडवांस में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एडवांस में रहेगा तो वो रोटेशनल मोशन का ही रहेगा। नीट वालों को मेंस के जैसे ही सिंपल वाले सवाल आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट आएंगे नहीं। बहुत सारी कंडीशन ऐसी है जो जेई वालों को पढ़नी पड़ती है, नीट वालों को पढ़नी नहीं पड़ती, लेकिन अपन ट्राई करेंगे कि सारी कंडीशन अपने को पता चाहिए। गलती से भी क्वेश्चन जेई का PYQ उठा के अपनी इसमें डाला तो वो अपने से सॉल्व होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो इसलिए डिटेल में पढ़ना है। तो रोटेशनल मोशन को ही हमने क्या नाम दे दिया बेटा? दूसरा रिजिड बॉडी डायनामिक्स। क्या नाम दिया? रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो रिजिड बॉडी मतलब क्या? तो हमने जैसा डिस्कस कर चुके हैं, रिजिड बॉडी वो होता है जिसमें दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बदलता नहीं। कोई भी बॉडी में के दो पॉइंट या दो पार्टिकल हमने कंसीडर करे तो उनके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। ये एक पॉइंट है। दूसरा साइज एंड शेप। साइज एंड शेप रिमेन्स अनचेंज, मतलब बदलता नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत थ्योरी पॉइंट लिखना होगा तो साथ में लिख लेना। साइज एंड शेप रिमेन्स अनचेंज, साइज और शेप बदलता नहीं। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स रिमेन्स अनचेंज। रिमेन्स अनचेंज मतलब बदलता नहीं। क्लियर हो गया? साथ ही साथ देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी। देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन, ऐसा भी बोलेंगे अपन, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? तो ध्यान देना इधर, तो सब लोग ध्यान दो इधर, और ध्यान से लेंगे। इधर देखो, कोई भी बॉडी अगर हमने कंसीडर करी, कौन सी बॉडी है? रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी है? रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी पे कोई दो पॉइंट ले लिए मैंने, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। सपोज इसकी स्पीड है इधर V1, इसकी स्पीड है इधर V2 फॉर एग्जांपल। ठीक है, V2 और V1। ठीक है, तो अगर मैं इसका एंगल समझू थीटा है, इसका एंगल भी थीटा है, तो ये उल्टा कर लेते, इधर थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट करते। तो इधर समझ लेते हैं अपन, कौन सी साइज? ये इस साइड ले लेते हैं V2, तो इसका एंगल इधर θ2। तो इसके दो कंपाउंड पता है कौन से बनेंगे? जिसके साथ एंगल है भैया वो कौन बनेगा? कॉस। तो ये बन जाएगा V1 cos ऑफ θ1, ये बन जाएगा V1 sin θ1। इधर ये बनेगा V2 cos θ2, इधर नीचे की साइड V2 sin θ2। सही है? A पॉइंट हो गया और दूसरा B पॉइंट। अब आपको दिख रहा है कि A और B को जोड़ने वाली लाइन पे दो वेलोसिटीज है, कौन सी? V1 cos θ1 और इधर दोनों भी सेम लाइन पे। अगर मैं किसी की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना चाहूँ, मतलब B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो मुझे पता है क्या करना है? VB माइनस। अब ये दोनों इसके लिए करेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल के लिए भी करेंगे और तो पहले हॉरिजॉन्टल के हिसाब से बात करते हैं। ये तो पता है ना, रिलेटिव जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है उसको उल्टा करके जोड़ देते, मतलब क्या करते हैं उसे? माइनस। क्या कर देते हैं? दोनों सेम डायरेक्शन में रहे तो माइनस ही होता, अपोजिट रहे तो क्या हो जाता? प्लस। इतना पता है? चलो, तो VB अपने पास कितना है? V2 cos θ2 माइनस V1 cos θ। जैसा कि हमने अभी यहाँ लिखा, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, मतलब ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बदलता नहीं। हमने पहले बोला रिजिड बॉडी में डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स रिमेन्स, मतलब ये दोनों कितना भी आप बॉडी को किधर भी लेके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बदलेगा? डिस्टेंस बदलेगा नहीं, मतलब दोनों ना एक दूसरे के पास आएंगे ना एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब दोनों को ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रहेंगी ना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर हो गया? यस और नो? तो इसका मतलब मैं इस वेलोसिटी को 0 बोल दूं तो क्या होना चाहिए? इसका मतलब V2 cos θ2 बराबर
v1 का, ये दोनों सेम रहेंगे तभी तो डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, अलग अलग रहेंगे तो डिस्टेंस मेंटेन रहेगा क्या? नहीं, तो दोनों सेम स्पीड से आगे जाएंगे। क्लियर हो गया? फिर दूसरी बात, अगर मैं y एक्सिस के अलोंग अभी सोचूं, किसके अलोंग सोचे? y एक्सिस के हिसाब से अगर मैं सोचूं वर्टिकल वाले b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो यहाँ पे vb प्लस va हो जाएगा, दोनों अपोजिट है ना, एक ऊपर है तो एक, तो रिलेटिव लेंगे तो दोनों की क्या हो जाएंगी? एडिशन। तो ये कितना होना बेटा? vb कितना है अपने पास? v2 sin थीटा 2 प्लस v1 sin थीटा। ठीक है क्या? अब ये दोनों वेलोसिटी देखो, ये ऐसे क्या कर सकती है, दोनों इन दोनों को ऐसे घुमा सकती है, दोनों को ना पास में लाएंगे ना, ये b को a के अबाउट सर्कुलर मोशन दे सकता है और ये वेलोसिटी a को, पर a चाहे b के अबाउट घूमे या b चाहे a के अबाउट, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेंगी? सेम, वो बदलेंगी। हर जगह पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? तो एंड में ये ऐसा बन गया ना, अगर आप बराबर सोचेंगे तो ए पॉइंट है, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? 0, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या बची? v1 sin थीटा 1 प्लस v2 sin, तो ये वेलोसिटी इस बी पॉइंट को ए के अबाउट क्या कर सकता है? घुमा सकता है। वैसे ही अगर मैं a विथ रिस्पेक्ट टू b बोल लूं तो ये उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, वो a को किसके अबाउट घुमा सकता है? b के अबाउट। मतलब दोनों में मोशन होंगी तो कौन सी होंगी? सिर्फ सर्कुलर। कौन सी होंगी? देयर इज नो रिलेटिव मोशन। क्लियर हो गया? यस और नो? अरे समझे कि नहीं? मतलब रिजिड बॉडी पे कोई भी अगर हम पॉइंट पकड़ते हैं तो वो दूसरे पॉइंट के अबाउट एंगुलर स्पीड के साथ घूम सकता है। हर पॉइंट की एंगुलर स्पीड भी सेम ही रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? सेम। कैसे? देखिए इधर समझते हैं अपन। बराबर ध्यान देना भैया मैं क्या बोल रहा। जैसा कि हमने पढ़ चुके, बेसिक सबको पता है। रोटेशनल मोशन क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट खुद के एक्सिस के अबाउट क्या करता है? रोटेशन। क्या करता है? अगर ये पेन मैंने इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करना शुरू किया तो ये खुद तो घूम रहा है, लेकिन इसका मैं कोई भी पार्टिकल पकड़ू तो ये पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट क्या करेगा? सर्कुलर मोशन। क्या करेगा? मतलब कोई भी बॉडी जब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो उसके पार्टिकल्स उसके एक्सिस के अबाउट कौन सी मोशन करते हैं? सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन? क्लियर हो गया ये? पर अब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं मतलब उनके पास कौन सी स्पीड होनी चाहिए? एंगुलर स्पीड। कौन सी स्पीड होनी चाहिए? जिसे हम ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेगा। अब ओमेगा हर पार्टिकल का क्या रहना चाहिए? सेम। क्या रहना चाहिए? सेम। ये बात क्लियर है कि एक्सिस के अबाउट अगर कोई घूम रहा है, बराबर सुनना बातें, एक्सिस के अबाउट कोई पार्टिकल घूम रहा है, ए पॉइंट है, इसकी एंगुलर स्पीड, दूसरा मैंने यहाँ बी पॉइंट पकड़ा, इसकी एंगुलर स्पीड, दोनों की क्या रहेंगी? सेम। क्या रहेंगी? सेम। अब मैं ये बोल रहा कि ए की एंगुलर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बी या फिर बी की एंगुलर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू, वो भी उतनी ही रहेंगी जितनी बॉडी की रहेंगी। देखो मैंने स्टेटमेंट बदल दिया ना। पहले क्या बोल रहा मैं कि कोई भी रिजिड बॉडी जब अपने एक्सिस के अबाउट घूमती है तो उसके हर पॉइंट की एंगुलर स्पीड क्या रहती है? सेम। अगर किसी भी दो पॉइंट की एक दूसरे के अबाउट, किसी भी दो पॉइंट की एक दूसरे के अबाउट अगर मैं एंगुलर स्पीड लूंगा तो वो भी सेम ही रहेंगी जो बॉडी की है। कैसे? तो अभी प्रूव करके देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। पर अपने को पॉइंट इतना याद रखना है कि सबकी एंगुलर स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी क्या रहेंगी? सेम। और कितनी रहेंगी? जितनी बॉडी की है उतनी। क्लियर हो गया? स्टेटमेंट समझ में आया? देख लो प्रूव करके बताता। सपोज ये कोई रिजिड बॉडी है, इट्स मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। रिजिड बॉडी है, डिस्क या कोई पकड़ लो, सॉलिड है ना, ठीक। चलो इस पे मैं दो पॉइंट ले लेता। एक पॉइंट हो गया भैया ए और ये दूसरा पॉइंट हो गया बी। बराबर ध्यान देना। देखो अपने को जरूरत नहीं है, जो नीट वाले उनको सिर्फ याद रखना है, जेई वालों को बराबर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसकी रेडियस है सपोज आर। क्या है? आर। तो अगर मैंने इसे एंगुलर स्पीड दी है तो आपको हर एक पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी पता है। इसकी स्पीड हो जाएंगी va, इसकी स्पीड हो जाएंगी vb। va क्या होगा? r इंटू ओमेगा। vb भी क्या होगा? r इंटू, ये तो पढ़ चुके ना अपन सर्कुलर मोशन के लिए, रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड। रेडियस इंटू, तो a पॉइंट की रेडियस कितनी है? स्मॉल r। b पॉइंट की एंगुलर स्पीड कितनी है? डिस्टेंस कितना है? r। तो इसके लिए r ओमेगा, इसके लिए r ओमेगा। सही है?
क्योंकि दोनों के लिए ओमेगा तो सेम ही था, ओमेगा अलग अलग था क्या, ओमेगा इज सेम। चलो ये बन गया, ठीक है। अरे ठीक है क्या, भूल गए क्या ये v इक्वल टू आर ओमेगा सर्कुलर मोशन में पड़ा है, वेरी गुड, ठीक है, सदमे में सब अपना ध्यान दो। अब अगर मैं बोल रहा हूं सेंटर के अबाउट ए की एंगुलर स्पीड इतनी है, बी की भी एंगुलर स्पीड सेंटर के अबाउट कितनी है, ओमेगा, लेकिन मैंने अभी जो बात बोली उस हिसाब से ए की एंगुलर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बी की एंगुलर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ए लो, चाहे ए की एंगुलर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो भी ओमेगा ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ओमेगा, ऐसा मैंने बोला। तो अभी करके देखते हैं, ओम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या होगा, वी बी माइनस, सही है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस ही होगा। चलो वी बी कितना है अपने पास, आर इंटू ओमेगा, वी ए कितना है, ओमेगा बाहर निकला तो चलो मुझे ओमेगा बी ए चाहिए, क्या चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी बी ए डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, आर माइनस आर, पुट करेंगे यहाँ पे ओमेगा इंटू क्या बचा, सेम आया, यस और नो, किसी भी पॉइंट का क्या आएगा, सेम, क्या आएगा, सेम आएगा, अलग आएगा क्या, नहीं, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया क्या, अरे चीजें क्लियर हुई, सर आपने ये एक लाइन पे लिया तो ये समझ में आ गया। चलो मैं अभी क्या करता, थोड़ा और डिफिकल्ट कर देते, ध्यान दो, मैं बोलता हूँ यहाँ पे पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी की वेलोसिटी बी के अबाउट, ये भी सेम होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, सेम, अलग अलग रह नहीं सकता, प्रूव करके देखते, हमें किसी को प्रूव करके बताना नहीं है, अपन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं, ठीक है, ये तो कोई रट्टा मारते बैठ जाएगा। ये इसकी वेलोसिटी कितनी रहेंगी बेटा, आर ओमेगा, इसकी वेलोसिटी ऐसी रहेंगी आर ओमेगा, ये हो गया वी बी, ये हो गया वी सी, सही है, मैं इधर बना था, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये आर है, ये आर है, तो ये रूट टू आर बन जाएगा ना, पाइथागोरस का थ्योरम, कौन सा थ्योरम, चलिए बढ़िया। अब इसकी वेलोसिटी इधर है आर ओमेगा, इसकी वेलोसिटी ऐसी है, अब ये 90 डिग्री है, ये 45 बनेगा, ये 40, क्योंकि दोनों साइड सेम है, दोनों साइड क्या है, तो 45 होना चाहिए, ठीक है। इसके अगर मैं दो कंपाउंड बनाऊं तो ये भी एंगल 45 होगा, तो इसके अबाउट क्या बनेगा, आर ओमेगा कॉस 45, कॉस 45 लो या साइन 45 लो, 1/√2 होता है ना, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, आर ओमेगा बाय √2, ये कंपोनेंट भी क्या बनेगा, आर ओमेगा बाय, इसके दो कंपोनेंट लेना चाहेंगे अपन, तो ये बनेगा आर ओमेगा बाय √2, ये वाला भी बनेगा। चलो अभी थोड़ी देर पहले एक बात डिस्कस करी, एक लाइन पे दोनों वेलोसिटी क्या रहती है, सेम, तो दोनों को जोड़ने वाले लाइन पे ऐसी तो वेलोसिटी कोई रह नहीं सकती, कोई रह नहीं सकती, अभी पढ़ा अपन, देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस बदल, तो ये तो चलेगा। अब बचे ये दो, अब इस पे से अगर मैं निकालू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, अपोजिट है दोनों, ये ऊपर है, ये इधर है, अपोजिट रहे तो दोनों की क्या होती है, एडिशन, ट्वाइस, तो 2 को √2 लिख सकते हैं, तो ऊपर का एक √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा, √2 आर ओमेगा। अब अगर मैं ओमेगा निकालना चाहूँ तो ये क्या होगा, वी सी बी डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, बी और सी के बीच डिस्टेंस कितना है, √2, यहाँ मैं ये पुट कर देता, √2 आर ओमेगा अपॉन √2 आर, √2 आर क्या आया बे, तो कुछ भी करोगे तो आएगा तो ओमेगा ही बदलेगा। अपने को इतना याद रखना है सिर्फ कि रिजिड बॉडी पे हर पॉइंट की एंगुलर स्पीड क्या रहती है, सेम, और किसी भी पॉइंट की किसी की रिस्पेक्ट में भी पूछा तो वो क्या रहेंगी, सेम, वो बदलेंगी। क्लियर हो गया, हो या नहीं, अबे क्लियर हुआ, चलो ठीक है। नेक्स्ट, तो हमने इसके बाद दो मोशन डिस्कस करी, पहला था ट्रांसलेशनल, दूसरा था रोटेशनल। क्या था, एक ट्रांसलेशनल और दूसरा रोटेशनल,
ठीक है, ये जिनको लिखना है उन्होंने स्क्रीनशॉट निकाल के लिख लेना, जो भी वीडियो देख रहे होंगे। आप लोगों को भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाद में लिख लेना, ठीक है। चलो ध्यान दो, हमने दो चीजें पढ़ी, एक प्योर रोटेशनल और एक पढ़ा था प्योर ट्रांसलेशनल। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता। ट्रांसलेशनल मोशन, कौन सी मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन। तो यहां पे हमने ऐसा समझा, कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ध्यान दो, फटाफट फटाफट देख लेते। रिजिड बॉडी, इसका मास सपोज m1 पार्टिकल, ये m2 इधर, m3 और ये mn। इस पूरी बॉडी को हमने वेलोसिटी दे दी v, तो हर पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी मिलेंगी। अब क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन है, सब वेलोसिटीज क्या रहनी चाहिए? सेम। क्या रहनी चाहिए? सेम। तो हमने मोमेंटम लिखा, तो मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस ऐसा करते करते mn vn। सही है। क्या कंसीडर करें? एक रिजिड बॉडी जो कैसे बनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उनके मास है m1 m2 अप टू mn। बॉडी को वेलोसिटी दी हुई, तो हर एक पार्टिकल को वेलोसिटी मिल गई v1 v2 v3, और सभी वेलोसिटी क्या रहेंगी? सेम, क्योंकि अलग तो रहेंगी नहीं, ठीक है। तो इसमें से मास कॉमन निकाल के भी लिखा आपने, तो ये ऐसे बनता v बाहर, तो m इंटू v। इसे हम ऐसा भी लिख सकते, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दोनों का मीनिंग क्या रहेगा? सेम, क्योंकि पूरी बॉडी का मास कहाँ रहता है? सेंटर ऑफ मास में, उसको वेलोसिटी कितनी रहेगी? v, तभी तो बॉडी आगे जा रही। तो ये कौन सी मोशन थी? ट्रांसलेशनल। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहे तो वो भी ऐसे ही होगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, ऐसा करते करते हाफ, तो यहाँ से कॉमन कौन निकला? हाफ v स्क्वायर। सभी मास की एडिशन कैपिटल M, मतलब हाफ m v स्क्वायर। तो ये सबको पता है, ट्रांसलेशनल मोशन में ऐसा कुछ ज्यादा पढ़ने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। इसके बाद जो हमने डिस्कस करना है दैट इज रोटेशनल मोशन। कौन सी मोशन? चलो, तो हमने पढ़ा प्योर रोटेशनल मोशन। कौन सी मोशन? प्योर रोटेशनल मोशन। चलो, मतलब अब पूरी बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट क्या करेंगी? रोटेट होगी। क्या होंगी? रोटेट। अब ध्यान दो, कोई भी शेप ले सकते हैं अपन, इसका कुछ तो भी क्या है, ये एक्सिस, ठीक है। इस बॉडी को एंगुलर वेलोसिटी दे दी ओमेगा। अब ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या रह सकता है? 0, या फिर अल्फा भी कांस्टेंट रहेगा। अगर ओमेगा बदला तो अल्फा कांस्टेंट। चलो ठीक है, तो ये एक्सिस है, क्या है? एक्सिस। अब इस एक्सिस से हमने कोई पॉइंट लिया m1 एट रेडियस कितना? r1। तो याद रखना है हमें, जो डिस्टेंस है वो एक्सिस को परपेंडिकुलर ले रहे हैं हम। कैसा ले रहे हैं? एक्सिस को। ये एक्सिस है, अगर ये बॉडी का प्लेन है तो ये डिस्टेंस हमेशा किसी भी डायरेक्शन में लेंगे तो क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। क्या रहेगा? मैं इधर निकालू, इधर निकालू, इधर रहेगा क्या? परपेंडिकुलर। तो अपने समझने के लिए मैं सभी लाइन ऐसे निकाल रहा, हॉरिजॉन्टल। अब ये पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट ऐसे सर्कल बनाएगा, अरे हो या नहीं? तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v1। ऐसे ही मैं दूसरा पार्टिकल लेता हूं, सपोज m2 एट डिस्टेंस r2, ये भी सर्कल बनाएगा, हाँ या ना? तो इसकी वेलोसिटी कितनी? v2। अब ये v2 इसको परपेंडिकुलर रहता है, लेकिन मैं सर्कल के हिसाब से बता रहा सिर्फ। एक पार्टिकल ले लिया हमने mn, तो ये भी क्या बनाएगा? सर्कल विथ वेलोसिटी कितनी? vn। समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? हर पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर मोशन, और उसकी हर एक की वेलोसिटी कैसी है? टेंजेंशियल है। कैसी है? r1 को परपेंडिकुलर v1, r2 को परपेंडिकुलर v2, rn को परपेंडिकुलर vn। मैंने सिर्फ डायरेक्शन सर्कल के हिसाब से बता दी। जनरली ऐसे होता है ना सर्कल में, हर पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी होती है? टेंजेंशियल। कैसे होती है? टेंजेंशियल। तो वही बात हो रही है, कुछ अलग बात नहीं है। क्लियर? ठीक है। चलो, अब ये मैं अगर v1 लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ r1 ओमेगा, v2 लिखना चाहूँ तो vn, लिखना चाहूँ तो rn ओमेगा। सही है। तो थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू अपन क्या लिखेंगे? कंसीडर रिजिड बॉडी ऑफ मास m रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा।
लेट m1 m2 m3 क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, v1 v2 vm क्या है, उनकी वेलोसिटीज, r1 r2 rn क्या है, उनका डिस्टेंस, कहां से, एक्सिस से, लेकिन कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, ये भूलना नहीं। तो हमने इसका बनाया काइनेटिक एनर्जी, क्या बनाया है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमने बोला काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, हर पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी की एडिशन, हर पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी की एडिशन। तो पहले पार्टिकल के लिए आया हाफ m1 v1 स्क्वायर, दूसरे के लिए आया हाफ m2 v2 स्क्वायर, ऐसा करते करते mn vn का स्क्वायर, सही है। हाफ कॉमन निकल गया। अब v1 की जगह मैंने पुट किया r1 ओमेगा, m2 वैसे को ऐसा, v2 की जगह मैंने पुट किया r2 ओमेगा, ऐसा करते करते mn vn की जगह पुट कर दिया rn ओमेगा। तो ये बन गया हाफ m1 r1 ओमेगा का स्क्वायर, m2 r2 ओमेगा का स्क्वायर, ऐसा करते करते mn rn सॉरी r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, हाँ दोनों का भी स्क्वायर है ना। चलो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, बचा कौन, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, ऐसा करते करते mn rn का स्क्वायर। तो ये जो मास डिस्टेंस स्क्वायर इन सबको ऐड कर दिया तो ये समेशन बन जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके n तक mi स्क्वायर। इस टर्म को नया नाम दिया इनर्शिया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला क्या बना अपना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्या बन गया, तो हमें इस इनर्शिया पे डिस्कशन करना है ज्यादा, पूरा चैप्टर इनर्शिया पे बेस्ड है, काय पे बेस्ड है, इनर्शिया पे, क्लियर। तो इनर्शिया है क्या, दिख क्या रहा है हमें, हर पार्टिकल को पकड़ो, उसका डिस्टेंस का स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई करो, सबको क्या करते जाओ, ऐड, क्या करते जाओ, ऐड, क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला तो याद हो गया, जैसे हाफ mv स्क्वायर था तो यहाँ क्या बना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो पहले ये होता था, तो हम ऐसा बोल सकते मास की जगह किसने ली, v की जगह किसने ली, तो मास को एनालॉगस कौन बना, इनर्शिया। जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में मास करता था वो रोटेशनल मोशन में कौन करेगा, इनर्शिया करेगा, कौन करेगा, तो मास की जगह किसने ले ली, इनर्शिया। चलो तो इसे अभी डिटेल में डिस्कस करना है। तो उस टर्म का नाम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे डिनोट कैसे करा हमने, आई। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या बना अपने पास, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक mi ri का स्क्वायर। इन जनरल इसे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू r स्क्वायर। इंटीग्रेशन मतलब एडिशन ही हुआ ना, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एडिशन, कुछ और होता नहीं है। इंटीग्रेशन मतलब क्या, एडिशन। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले I is analogous to m, analogous to mass in case of, in case नहीं बोल देंगे, mass in translational motion। जैसा ट्रांसलेशनल मोशन में मास काम करता है वैसे इनर्शिया काय में काम करेगा, रोटेशनल में, काय में काम करेगा। इनर्शिया डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास एंड मतलब जितना ज्यादा मास फैला रहेगा उतना इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज्यादा। जैसे मैं 10 केजी वेट की बात करूं तो छोटा सा दिखेगा मेटल के फॉर्म में, 10 केजी शक्कर लेंगे तो बड़ा दिखेगा, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या हो गया, ज्यादा, तो उसका इनर्शिया क्या रहेगा, ज्यादा। एक जगह कॉन्सेंट्रेट है तो उसका इनर्शिया क्या रहेगा, कम। समझ में आ रहा है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ज्यादा रहा तो इनर्शिया ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कम रहा तो इनर्शिया कम। साथ ही साथ इनर्शिया डिपेंड करता है ज्योमेट्री, कॉमा शेप, कॉमा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इन तीनों पे, है ना। ट्रायंगल है तो उसका अलग जगह दिखेगा, रेक्टेंगल है तो उसका अलग, रॉड है तो उसका अलग। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन,
इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप एक्सिस की जगह बदल दो, इनर्शिया की वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि हर मास का डिस्टेंस बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जैसे यहाँ ये एक्सिस मैंने यहाँ लिया, यहाँ से हटा के यहाँ ले लिया, तो हर मास का डिस्टेंस बदल गया, यस और नो? तो इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, चेंज। भले टोटल मास क्या रहेगा, सेम, लेकिन इनर्शिया क्या हो जाएगा, चेंज। क्लियर हो गया नहीं? अरे यस और नो? चलिए, तो इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला समझ गया। इसमें से इसका यूनिट क्या बनेगा, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या बन जाएगा, m1 L2। टी तो ही नहीं, टी है क्या? तो पूरा रोटेशनल मोशन अब इसी सराउंडिंग घूमेगा कि इनर्शिया कैसे निकालना। जैसे सेंटर ऑफ मास में हमने अलग अलग शेप के लिए क्या निकाला, सेंटर ऑफ मास, वैसे अभी क्या निकलेगा, बस इनर्शिया में दिक्कत ये हो गई कि एक्सिस बदला कि इनर्शिया चेंज। मतलब कितनी भी केसेस बन सकती है, कितनी भी क्या बन सकती है। मेरे को लगा एक्सिस मैंने सीधा रखा, मेरे को लगा मैंने चीज इंक्लाइन कर दिया, तो इनर्शिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज। देखो अब एग्जांपल पे से समझते, ध्यान दो रे। सपोज एक मास है m1, दूसरा मास ले लेते हैं m2, दोनों के बीच डिस्टेंस है r। ये हो गया पहला एक्सिस, ये हो गया दूसरा एक्सिस, ये हो गया तीसरा एक्सिस। तो हमें बोला गया फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1, 2 एंड थर्ड एक्सिस। ऑल्सो, इसके साथ साथ ऑल्सो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस। ध्यान दो रे, इधर बातें मत करो। पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग टू मासेस। क्लियर है? कितने एक्सिस के अबाउट पूछा है हमें, 4। पहले जो 1 दिख रहा है उसके अबाउट, जो सेकंड एक्सिस दिख रहा है उसके अबाउट, जो तीसरा एक्सिस दिख रहा है उसके अबाउट। चौथा एक्सिस कहां से पास हो रहा है बोलते हैं, पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू, मतलब टोटल कितने बार इनर्शिया निकालना है हमें, 4 बार, अलग अलग एक्सिस के अबाउट। ध्यान देना वाला, हमने अभी जो डिस्कस किया, इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला क्या है बेटा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास इनटू, ये है ना बेसिक फॉर्मूला। लेकिन उसे डिस्टेंस कौन सा चाहिए, एक्सिस को परपेंडिकुलर। डिस्टेंस कौन सा चाहिए, परपेंडिकुलर। हल्का फल्का डिस्टेंस चलता नहीं। मतलब जो भी मास हम लेंगे उसका डिस्टेंस कौन सा ढूंढना है हमें, परपेंडिकुलर वाला। कौन सा ढूंढना है, क्लियर है, कौन सा चाहिए। चलो तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब एक एक एक्सिस के बारे में सोचते हैं अपन। जनरल फॉर्मूला हमें पता है, 2 ही मास है तो इनर्शिया क्या बनेगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस, ये तो जनरल फॉर्मूला है ना, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। m1 का डिस्टेंस r1, m2 का डिस्टेंस r2। अभी एक एक एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। सपोज पहला एक्सिस लिया हमने, चलो फर्स्ट एक्सिस से देखते हैं। अब ये फर्स्ट एक्सिस देखो m1 में से पास हो रहा है, काय में से पास हो रहा है, तो इसका तो m1 का तो इस एक्सिस से कोई डिस्टेंस रहेगा ही नहीं। समझ गया, मतलब उसका क्या हो गया, I बराबर m1 इंटू उसका डिस्टेंस कितना, 0, तो उसका कोई इनर्शिया रहेगा। चलो प्लस m2 का डिस्टेंस, यहां से m2 का डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही है ना, क्या है, कितना है, तो m2 इंटू r स्क्वायर बन गया, m2 r स्क्वायर। ठीक है क्या, आसान है, कुछ ज्यादा थोड़ी ना सोचना, हमें सिर्फ क्या देखना है, डिस्टेंस। क्या देखना है, m1 का कुछ था नहीं, क्योंकि उसमें से कौन पास हुआ, एक्सिस। तो एक्सिस पे जो आएंगे उनका तो इनर्शिया रहेगा ही नहीं, क्योंकि उनका डिस्टेंस कुछ भी क्लियर। चलो दूसरे एक्सिस के बारे में सोचते हैं, सेकंड एक्सिस। बता सकते हैं, सेकंड एक्सिस देखो काय में से जा रहा,
M1 से भी जा रहा और तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया 0, तो इसका इनर्शिया क्या रहेगा 0। सेकंड एक्सिस के अबाउट इनर्शिया M1 का भी डिस्टेंस क्या है 0, M2 का भी क्या है, तो इनर्शिया क्या 0। समझे कितना आया 0, क्लियर है। थर्ड एक्सिस, अब बताओ थर्ड एक्सिस कहां से पास हो रहा है पहले देख लो, M2 में से, तो इसका इनर्शिया तो 0 हो जाएगा। M1 से पास हो रहा है क्या, लेकिन नहीं, तो M1 का डिस्टेंस लगेगा। तो M1 का डिस्टेंस कौन सा लगेगा बेटा, ये परपेंडिकुलर। समझे, अभी मैंने बोला एक्सिस से कौन सा डिस्टेंस चाहिए, तो सपोज अगर ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस आ रही है, तो हाइपोटेनस बन गया ना, तो ये क्या बन जाएगा r sin थीटा। यस और नो, अरे आया ना, एंगल की अपोजिट साइड क्या रहती sin थीटा, हाइपोटेनस इनटू sin। अब बताइए I3 क्या बनेगा, I3 M1 इनटू इसका डिस्टेंस कितना है M1 का r sin थीटा, तो यहाँ क्या आएगा r sin थीटा का स्क्वायर। M2 का तो डिस्टेंस ही नहीं, तो वो तो 0 हो गया, तो M1 r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अरे ठीक है क्या, हो गया नहीं, तो क्या ढूंढा हमने, सिर्फ डिस्टेंस ढूंढा। क्या ढूंढा, उसका क्या करना है स्क्वायर, और डिस्टेंस हमेशा कौन सा चाहिए एक्सिस से परपेंडिकुलर, कौन सा चाहिए, दूसरा डिस्टेंस हमें चाहिए नहीं। चलो अब चौथा एक्सिस बच गया, पढ़ लेते स्टेटमेंट क्या बोला, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू किसे, लाइन जॉइनिंग टू मास। दोनों को जोड़ने वाली लाइन को परपेंडिकुलर भी चाहिए, कैसा चाहिए देख लेते। ये M1 था, ये कौन था M2। अब हमें सेंटर ऑफ मास पता नहीं कहाँ है, कोई तो भी ले लेते। सपोज M1 से इसका डिस्टेंस है R1, M2 से इसका डिस्टेंस है R2, चलेगा, अरे हाँ या ना, अबे चलेगा कि नहीं, चलो। तो एक्सिस में अगर ऐसा लूं तो भी परपेंडिकुलर ही होगा, हाँ या ना, एक्सिस में ऐसा लूं तो भी क्या होगा, तो अपने को आसान दिखता ही है, तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब इनर्शिया का फॉर्मूला लगाया मैंने, तो M1 इंटू M1 का डिस्टेंस कितना है R1, M2 का डिस्टेंस कितना है R2। समझ में आया हाँ या नहीं, लेकिन हमें R1 R2 थोड़ी दिया, हमें तो पूरा R दिया है, चाहिए ना, तो R के फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। तो हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ते समय 2 पॉइंट मास सिस्टम पढ़ी थी, तो ऐसा कुछ पढ़ा था, M1 R1 बराबर पढ़ा था। अगर मुझे R1 निकालना है तो मैंने बोला था M2 इंटू R अपॉन M1 प्लस M2। अगर मुझे R2 निकालना है तो मैंने क्या बोला था, M1 इंटू R अपॉन, समझ में आया ना, 1 निकालना है तो 2 निकालना है तो पुट करेंगे, I बराबर M1 इंटू R1 की जगह पे M2 इंटू R अपॉन इसका स्क्वायर प्लस M2 इंटू R2 की जगह पे M1 प्लस M2 इसका स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, M1 वैसे के वैसा, M2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, R का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, डिवाइड में M1 प्लस M2 का भी स्क्वायर, प्लस इधर M2 वैसे के M1 का स्क्वायर, R का भी स्क्वायर, नीचे M1 प्लस M2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो यहाँ से M1 M2 और R कॉमन निकलते हैं, मैंने M1 M2 कॉमन निकाला, M1 M2 और R स्क्वायर, तो यहाँ कौन बचेगा M2, यहाँ कौन बचेगा M1, डिवाइड में M1 प्लस M2 का स्क्वायर। ये समझ में आएगा सबको, M1 M2 और R स्क्वायर हर जगह है ना, M1 यहाँ भी है M2 भी, यहाँ भी M2 M1, तो दोनों से M1 M2 निकाल लिया, और R स्क्वायर तो दोनों तरफ था, वो भी क्या निकाल लिया कॉमन, या M2 का स्क्वायर था तो M2 बच गया, या M1 का स्क्वायर था तो ये M1 प्लस M2 और ये स्क्वायर क्या हो गए कैंसिल, बचा क्या M2 अपॉन प्लस M2 इंटू R स्क्वायर। तो ये जो M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, इसे एक नया नाम देते हैं
म्यू आर इंटू आर स्क्वायर। हाँ पता था ना बेटा, इस म्यू आर को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या नाम दिया इसे? रिड्यूस्ड मास। m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इनर्शिया निकलेगा कैसे, ये समझ में आएगा सबको? हाँ या ना? जहां भी एक्सिस, जिस भी एक्सिस के अबाउट इनर्शिया पूछा वहां से हमें क्या पता चाहिए? सिर्फ डिस्टेंस। क्या पता चाहिए? लेकिन डिस्टेंस कैसा? परपेंडिकुलर। कैसा होना चाहिए? वो डिस्टेंस निकालते आना चाहिए। क्लियर? यस और नो? ठीक है क्या? चलो, तो होमवर्क के लिए ये क्वेश्चंस सपोज यहाँ मास है m, यहाँ मास है 2m, यहाँ मास है 2m, ये ए साइड है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया? हो या नहीं? तो एक्सिस अपना जो है, यहाँ पे एक पहला एक्सिस है ऐसा परपेंडिकुलर, यहाँ पे दूसरा एक्सिस है ऐसा परपेंडिकुलर, यहाँ पे तीसरा एक्सिस है कैसा? परपेंडिकुलर। तीनों पॉइंट में से तीन एक्सिस कैसे है? परपेंडिकुलर। तीनों के अबाउट हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे ही ये चार कॉर्नर पे चार पॉइंट है, यहाँ पे मास है सपोज 1 kg, यहाँ पे है 2 kg, इधर भी 2 kg, इधर भी 1 kg। ये डिस्टेंस है 2a और ये डिस्टेंस है a। हमें बोल दिया एक एक्सिस ऐसा जा रहा है, इसके अबाउट निकालना है, एक एक्सिस ऐसा जा रहा है इसके अबाउट, और एक एक्सिस यहाँ सेंटर में से जा रहा है। तीनों एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? तो कोई भी शेप उठा के आपको दे सकते हैं, आपको क्या निकालते आना चाहिए? डिस्टेंस। डिस्टेंस ही मेन है ना, मास तो ही क्या चाहिए? सिर्फ डिस्टेंस, और वो भी कौन सा? परपेंडिकुलर। कौन सा? क्लियर है? जो भी मासेस एक्सिस पे आएंगे उनका इनर्शिया तो क्या होगा? जीरो। क्या होगा? उसको निकालने की जरूरत नहीं। तो हमने जो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा वो था सिर्फ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, अलग अलग जगह दिए हुए मासेस। कहा दिए हुए? अलग अलग। देखो सेंटर ऑफ मास में भी ऐसे ही था, पहले हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का पढ़ा था, m1 अलग दिया था, m2 अलग, m3 सही है, तो ऐसा ही आप निकाल। अब इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएंगे वो बोलते आएंगे कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। रॉड के लिए अलग, डिस्क के लिए, रिंग के लिए, हर शेप के लिए अलग रहेगा, सिलेंडर के लिए अलग, स्फीयर के लिए, हर शेप का अलग अलग क्या निकालना पड़ेगा हमें? मोमेंट ऑफ। मेजॉरिटी टाइम्स ऐसा होगा कि हमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? फॉर्मूले याद, एटलीस्ट स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो भी कौन सी कंडीशंस? तो इसमें फॉर्मूले की लिस्ट बहुत बड़ी है। आप लोग देखोगे मॉडल में भी बहुत बड़ा टेबल दिखेगा पीछे, कितनी इनर्शिया हमें याद होने चाहिए। समझे क्या? यस और नो? तो फॉर्मूलों का खेल ज्यादा है तो अच्छे से करना है। ठीक है, चलो इतना कर लो, फिर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के देखेंगे। तो अपन यहाँ से लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ठीक है, चलिए। तो जिन्होंने भी ऑनलाइन देखा है तो उन्होंने सारी चीजें नोट डाउन करके रखना, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगले वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चैनल को क्या करना है? लाइक, शेयर एंड थैंक यू।